बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र में आपका। सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। गृह मंत्रालय का पद मिलते ही शिंदे ने किया सोनिया गांधी का गुणगान, कहा बहुत कम दलितों को मिला है इतना सम्मान। समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, अखिलेश ने कहा कमियों को जल्द करेंगे दूर। अन्ना और टीम की सरकार को चेतावनी, कहा लोकपाल आने तक जारी रहेगा अनशन, देश के लिए बलिदान देने को हैं तैयार। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जेएनयू से हैं, आप सब जानते हैं। कोई ज़्यादा परिचय कराने की जैन टीवी के तमाम दर्शकों को आवश्यकता है ही नहीं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी। अवधेश जी को भी आप वाकई से भी वाकिफ़ हैं। सबसे पहले विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप यहाँ आए हैं। और खुलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुशील कुमार शिंदे जी से। और शिंदे जी जब गृह मंत्री बने हैं तो उन्होंने एक चीज़ सबसे पहला उन्हें प्राथमिकता दी कि थैंक यू मैडम, सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी दलित के लिए ये सम्मान एक तरह से गांधी और कांग्रेस की जो उन्होंने गुणगान किया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक स्वाभाविक है या एक इसमें लॉन्ग टर्म राजनीति जिसे कहते हैं वो निहित है? देखिए, दोनों चीज़ हैं इसके अंदर। एक तो वास्तविकता में ये स्वाभाविक था कि एक कांग्रेसी हरिजन को जो शब्द बैन है, जिसको दलित समाज बहुत हिकारत की दृष्टि से देखता है, वो होम मिनिस्ट्री मिलने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने के बजाय अगर केवल वर्तमान समय में कांग्रेस की अध्यक्षा को याद करता है तो यह राजनीतिक शून्यता का परिचय देता है अपने आप में। क्योंकि अगर बाबा साहब न होते, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो मुहिम न चलाई होती तो शायद वो वहीं पर रहते। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस तरह मैं देख रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस को दलित फेस की आवश्यकता है। और वो भी आज आप देखेंगे कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री में, अगर पूरे कैबिनेट में केवल एक मिनिस्टर ऐसा है जो दलित फेस के रूप में जाना जाता है। पहले मीरा कुमार थी, लेकिन मीरा कुमार को अध्यक्षा बना करके, लोकसभा अध्यक्ष बना करके वो हटा दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र के चुनाव के लिए एक मराठी मानुष, वो भी दलित, और दूसरा जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं वो भी दलित वहीं से आते हैं। लेकिन दलितों के बीच में मास में जो अपील है वो शिंदे की दूसरे प्रकार की है और वो महार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जी। तो महार न होना और उसके बावजूद गैर महारों में उनकी पैठ होना, ये उनको सचमुच एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आगे ले जाता है। आपको याद होगा कि उनको एक बार महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया था और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी अगुवाई में महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया था और जीतने के बाद उनको हटा करके आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया था जी। तो ये कांग्रेस की अपनी एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूर देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2014 ध्यान में रखते हुए एक तो महाराष्ट्र का चुनाव जी और साथ ही साथ 2014 का लोकसभा चुनाव, दोनों सामने हैं, दोनों सामने और दोनों चुनौतियां, चूंकि अगर आप देखें उत्तर भारत में बिहार खास करके जो दो बड़े राज्य हैं, यहाँ तक कि अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत बहुत ही बदतर है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के साथ लोकसभा पे भी नजर है। बिल्कुल। अवधेश जी, देखिए, इसमें इसका दलित पहलू तो है। जब आप वोट बैंक पॉलिटिक्स, जब आप मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं तो उसके पीछे राजनीति होती है और होनी भी चाहिए प्रजातंत्र में। हालांकि मैं विवेक जी से यहाँ विवाद में नहीं फंसूंगा कि केवल अंबेडकर जी को ही राजनीति में दलितों के उत्थान का आधार बना दिया जाए। महात्मा गांधी से लेकर और बाकी सब लोगों का उसमें योगदान है।
इसलिए वो केवल अगर अंबेडकर बाबा साहब का ही नाम ले लेते उससे मतलब अच्छा संदेश जाता, इससे मेरी असहमति। लेकिन ऐसा है कि इस समय गृह मंत्रालय, भारत के अंदर आंतरिक चुनौतियां ज्यादा है सुरक्षा की दृष्टि से। आप अगर देखें इस समय नक्सलवाद से लेकर के आतंकवाद और अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, तो यह भी देखना था कि उसके अनुकूल थोड़ी प्रशासन, थोड़ा पुलिस और बाकी काम का अनुभवी बचा कौन है इस समय कांग्रेस के अंदर जिसको दिया जा सकता था। तो वो जो उनका एक पार्ट है वो भी उसमें महत्वपूर्ण रहा है। दलित तो है ही है, महाराष्ट्र में उनकी एक लोकप्रियता भी है, जैसा इनका चुनाव लड़े हैं वो सब है। लेकिन गृह मंत्री का पद प्रधानमंत्री जैसा नहीं है। चिदंबरम को गृह मंत्री बनाने से तमिलनाडु के चुनाव में बहुत अंतर नहीं आ गया कि जिसके बनाने से, या पहले भी महाराष्ट्र के यशवंतराव चौहान, शंकर राव चौहान और उसके पहले क्या नाम, वो भी तीन गृह मंत्री पहले भी रहे हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ। इसलिए दलित पहलू उसका है, देश में एक संदेश वो दे सकती है। लेकिन इस समय जो मुझे लगता है इसके साथ साथ कि जो आंतरिक चुनौतियां हैं सुरक्षा की हमारी, और गृह मंत्रालय के जिम्मे और जो सारे काम है उनको दृष्टिगत रखते हुए उनको स्थान दिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसका एक पहलू और है, आज एक प्रश्न उठ रहा है कि जिस ढंग से ग्रिड फेल हुए हैं पूरे देश में, और उसको संभालने में सुशील कुमार शिंदे, एक ग्रिड फेल हुआ, इसके बाद 2 और फेल हो गए, उसको जिस ढंग से संभाला जाना चाहिए उसमें वो सफल नहीं रहे हैं। पहले से राज्य ज्यादा खपत कर रहे थे, ग्रिड को फेल होना था, ये मंत्री की जिम्मेवारी थी कि उसको रुके, क्योंकि संकट सामने था कि ज्यादा अगर लोड पड़ेगा नहीं हुए। आप ये कह रहे हैं उसमें उसी दिन नहीं, एक आदमी 4 बजे 5 बजे जो है इस बात इसका बयान दे रहा है कि राज्य ज्यादा है, हमने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और शाम को उसको गृह मंत्री बनाए थे। तो ये प्रश्न उठता है कि भाई उनका जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ 2 दिन में, क्या उसके लिए प्रमोशन दिया गया है? इसीलिए ये हम लोग मानते थे कि 2-3 दिन बाद, हालांकि इस बदलाव का उससे लेना देना नहीं था, लेकिन 3-4 दिन शायद टाल देते। और कल देखिए अखबारों में ये सब टिप्पणियां रहेंगी चारों ओर जी, ये सब टिप्पणियां रहेंगी। लेकिन आपको हम दिखाते हैं अपनी सबसे पहले ये रिपोर्ट। सुशील कुमार शिंदे देश के नए गृह मंत्री, कैबिनेट में तब्दीली मामूली हुई, लेकिन इसके मायने कितने बड़े हैं ये बात जनाब के बयान से तो साबित होता लगता ही है। गांधी नेहरू फैमिली हमेशा दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी, इन लोगों का हमेशा फिक्र करती है और फिक्र भी करती है। राजीव गांधी जी ने बूटा सिंह जी को एक दलित कम्युनिटी का गृह मंत्री बनाया, और अभी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये दूसरा देश का गृह मंत्री बन गया है, दलित है वो बन गया है। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोगों को। तो सुना आपने, अब देश के नए गृह मंत्री के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या देश का गृह मंत्री, या यूं कहें आंतरिक सुरक्षा, जाति और धर्म के साए में है? और अगर ऐसा है तो क्या इसे सुरक्षित माना जा सकता है? सियासी फायदे की खातिर फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दलित या अल्पसंख्यक के आधार पर पद और कद कांग्रेस या यूं कहें आज की राजनीति की रणनीति है। कभी स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते, उनकी सरकार में बूटा सिंह के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद शिंदे अपने को दूसरा दलित गृह मंत्री बनाए जाने के लिए सोनिया या यूं कहें गांधी परिवार की तारीफ कर रहे हैं। और ये तारीफ कर शिंदे कांग्रेस के दलित कार्ड को कारगर बनाने का दाव ही तो चल रहे हैं। यही नहीं, इस दाव के पीछे कांग्रेस ने राष्ट्र की राजनीति से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति को भी एक संदेश दिया है। शिंदे को गृह मंत्री और सदन का नेता बनाना सोनिया या कांग्रेस की रणनीति का वो राज है जो शिंदे के रूप में महाराष्ट्र में शरद पवार का सामना करने का एक मजबूत जरिया बन सकता है। यही नहीं, शिंदे का प्रमोशन कर कांग्रेस ने शरद पवार के पावर का भी डिमोशन किया है। बहरहाल शिंदे का गृह मंत्री बनना या उन्हें बनाया जाना एक सामान्य बात है, लेकिन इसका किसी जाति या धर्म से जुड़ना किसी भी तरीके से सामान्य नहीं कहा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। लेकिन राजनीति अगर हो तो राजनीति में तो बिल्कुल सामान्य है विवेक जी, क्योंकि देश की राजनीति ही पूरी जात और धर्म के आधार पे चल रही है। तो उसमें कोई अनुचित कहा भी जाए तो ऐसा नहीं लगता कोई नई बात है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप कर रहे हैं और उसके बावजूद लोगों को मैसेज न जाए, तब तो राजनीति हुई। अगर आप कर रहे हैं और आप स्वयं उसको प्रमाणित कर रहे हैं तो फिर राजनीति कैसी? राजनीति तो वो चीज है कि आप इस हाथ से कर रहे हो इसको पता ना चले। ये बड़ा ही स्पष्ट बयान जो आया है कि नेहरू गांधी परिवार। देखिए, ये एक फूहड़ बयान है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे
पूरा हम देखें, अगर आप राष्ट्रपति की पद की राजनीति देखें, उसमें धर्म, संप्रदाय, प्रांतवाद और उसके बाद जेंडर सब समावेशित था। आप जब देखें कि 80 का दशक आता है और बाकायदा पंजाब में आतंकवाद होता है तो ज्ञानी जैल सिंह बन जाते हैं। उसके बाद फिर पता ये चलता है कि दलितों का उभार शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो नारायण मल को बना दिया जाता है। उसके बाद फिर पता चलता है बीजेपी आई और गुजरात में नरसंहार हो गया, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जिस व्यक्ति ने कभी भी पार्लियामेंट क्या प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा था, अब्दुल कलाम को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया और लोगों ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद महिला आरक्षण कहीं चला, कसके होने लगा, तो पता चला कि जो है ताई को बना दिया गया। तो कांग्रेस माहिर है इस बात को करने में, ये बात सब जानते हैं, लेकिन इतनी स्पष्टवादिता ये हानिकारक हो सकती है। ये हानिकारक हो सकती है, बिल्कुल हानिकारक। ये नहीं लगता है कि जो दलित कार्ड, जी, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बात बार कह रहा हो कि मैं तो सोनिया जी के कृपा से इस पद पर हूं, जो जनता के बीच जाके ये कहता हो कि सोनिया जी ने मुझे आपके पास भेजा है, सोनिया जी ने ये काम करने के लिए कहा, उसके मंत्रिमंडल का कोई साथी दूसरा क्या बोलेगा? इस समय भारत देश जैसे फ्रांस की क्रांति के पहले 14वां लुई 16वां लुई कहता था कि आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड आर द लॉ, उसी प्रकार से यहां 10 जनपद है। इस समय देश में जो है राज्य का मतलब 10 जनपद और कानून का मतलब 10 जनपद, परंपरा का मतलब 10 जनपद है। तो किसी को भी मंत्रिमंडल में जाना है, आप खुद जानते हैं, विवेक जी भी जानते हैं, तो 10 जनपद की जो है निष्ठा के बगैर नहीं हो सकता है। जैसे मध्य काल में कहा जाता था ना, जो चमचे लोग दिल्लीश्वरी वा जगदीश्वरी वा, जो दिल्ली का ईश्वर है वही तो जगत का ईश्वर है। वही हालत आज देश की हो गई है। इसका मतलब है ना कि हमारे देश में नेताओं की गरिमा का कितना क्षरण हो गया है, ये इसका परिचायक है ये बयान, और कुछ नहीं। नेताओं की गरिमा का क्षरण हो गया है, इसको आप मानते हैं कि क्या सुशील कुमार शिंदे का ये क्षरण है या वाकई राजनीतिक उनकी मजबूरी है? आज देखिए, दो चीजें हैं। राजनीतिक कल्चर जो है उसके लिए सुशील कुमार शिंदे अकेले जिम्मेदार नहीं है, नहीं, बिल्कुल न ही सिर्फ एक परिवार जिम्मेदार है कि जिसको आप सोनिया गांधी या नेहरू गांधी परिवार कह सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिलीप जी, लेकिन इसी हम लोगों ने न्यूज रूम में बैठ करके बहुत बार इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वास्तविकता में भारत में राजनीतिक जो नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं क्षय हुआ है, और बहुत तेजी से। आप देखिए, जो 5 लोग कल तक, चाहे वो चिदम्बरम थे, चाहे वो आपके एचआरडी मिनिस्टर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने दिल्ली से बाहर जा करके ग्रास रूट पे कितनी राजनीति की है। इनको वास्तविक अगर ले भेज दिया जाए कि आप जाइए कांदा ले आइए, आप जाके प्याज ले आइए, तो इनको सचमुच आटे दाल चावल का भाव नहीं पता होगा, और ये हमारे देश की राजनीति चला रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस समय एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह चाहे कितने खराब रहे हों, लेकिन उन्होंने एक राज्य चलाया था, और राज्य चलाने के बाद उन्होंने एक राज्य के गवर्नर रहे थे, और उसके बाद वो एचआरडी रहे। इस एचआरडी मिनिस्टर ने कौन सी मिनिस्ट्री इसके पहले लेकिन उन्होंने 10 जनपद के उसमें जो है हद कर दी थी एकदम, जबकि यहां तक जब राहुल गांधी को बार बार प्राइम मिनिस्टर के लिए कहे और प्रवक्ता ने बयान दिया कि 10 जनपद वो परिवार जो है चमचागिरी पसंद नहीं करती है, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बयान दिया, उन्हें वो ठीक कह रहे हैं अर्जुन सिंह को, वो अर्जुन सिंह भी उसी श्रेणी में थे। उन्होंने बयान ये दिया कि भाई हमने नेहरू जी के सामने ये कहा था कि मैं आपके परिवार के प्रति निष्ठा रखूंगा, और वो रखते रहे। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि इस समय भारत में ज्यादातर राजनीतिक दलों का जो नेतृत्व है उसमें ऐसे लोग हैं जो जनता के बीच से उठ के आए ही नहीं। सवाल ये है कि ये जो निष्ठा व्यक्ति के प्रति है, ये तो भारतीय दलीय व्यवस्था की जरूरत बन चुकी है। जिस दल में व्यक्ति के प्रति निष्ठा नहीं है, दलीय व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आज 70 के पहले दिलीप जी, 70 के पहले ऐसे नेता हुए जिन्होंने बाकायदा सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज किया। आप छोटे से कद के नेता चाहे कितने भी छोटे से रहे हों, आप अजीत सिंह के पिताजी चौधरी चरण सिंह ने बाकायदा नेहरू को चैलेंज किया, और उसके बाद सरकार बनाई वहां पर, और चंद्रशेखर हुए। उसके बाद आपके पूरी की पूरी लाइन जो यंग टर्स की जाती है, हाँ, तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही मत छाती है, तो विचार से असहमति हो, लेकिन उन नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जिसे कहना बात बाकायदा जा करके जनता के बीच में
आप इमर्ज करते हैं लीडरों और देखिए, बीजेपी की आपने बात कही, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, क्या उन्होंने किसी राज्य का अध्यक्ष का पद संभाला? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आपके पार्टी, अब ये हो सकता है भाजपा को पक्ष ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि भाजपा में बड़े आप एक संघ परिवार के निष्ठावान हैं, इसलिए आपको एक देश की सबसे बड़े विपक्षी दल का अध्यक्ष बनाया जाता है, और कोई क्वालिटी आप देखते हैं कि आप क्या? नहीं, उसका कारण यह है ना, वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी जनता के बीच से उभरा हुआ नेतृत्व ही सामने नहीं है। आज तो ये प्रबंधन, देखिए पार्टियां इस समय एक कॉर्पोरेट की तरह है या पारिवारिक कंपनी की तरह हो गई है। तो ये तो सारी पार्टियां है ना, ये कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी में थोड़ा, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी में थोड़ा अंतर यह है, केवल परिवार वहां नहीं है। नहीं अवधेश जी, मैं यही बात कहना चाह रहा था। देखिए कि वास्तविकता ये नहीं थी। 70 के पहले ग्रास रूट पे लीडर हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के आने के पश्चात ये हुआ कि उन्होंने ग्रास रूट के जो लीडरशिप थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने कोई परिपक्व और बड़ा मजबूत लीडर ग्रास रूट पर रहने दिया। 2 लीडर कांग्रेस में जो दिखाई देते थे ग्रास रूट पर जो काम करते थे, एक राजस्थान के जो हैं इस समय चीफ मिनिस्टर, और दूसरे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह। लेकिन क्या हुआ, ये लोगों की परिणति भी उसी परिक्रमा के परिश्रम छोड़ करके परिक्रमा के आधार पर तमाम राजनीतिक और कल्चर बीजेपी में नहीं, बीजेपी में भी आप देखिए, बीजेपी में आज सबसे अधिक जो पीछे पड़े हुए हैं, जिस ग्रास रूट पर जिस पर काम कर रहे हैं मोदी, उसी के पीछे सबसे ज्यादा उन्हीं की पार्टी के लोग पड़े हुए हैं। जिनके पास मास है वो क्लास की लीडरशिप नहीं कर सकते और नेशनल लीडर नहीं हो सकते, और जिनके पास कोई लीडर, जिनके पास मास नहीं है, वो नेशनल लीडर बने हुए बैठे हैं। तो ये वास्तविकता में कहीं ना कहीं मेरा सवाल वही है, सवाल व्यक्ति का नहीं है। हाँ। सवाल है कि आपकी राजनीतिक जो संस्कृति है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, उस पॉलिटिकल कल्चर के में तमाम दल ऐसे कोई दल, चाहे वो मुलायम सिंह के हों, चाहे वो करुणानिधि के हों, चाहे वो शरद पवार के हों, चाहे वो कोई भी दल हो, आज इस परिश्रम को छोड़ के, जिसका अगर नेता का आप परिक्रमा कर सकते हैं तो आप मंत्री भी बन सकते हैं, पार्टी के और ओहदे भी ले सकते हैं, और आप करीब रह के तमाम तरह के फायदे को उठा सकते हैं। उसमें सुशील कुमार शिंदे ही क्यों? सुशील कुमार शिंदे के लिए ये बड़ा स्वाभाविक बयान था कि हो सकता है आज मैं गृह मंत्री बन रहा हूं, अगर मैं मैडम को खुश रखूं तो हो सकता है कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। नहीं, लेकिन अनुकंपा जो है ना, वो मुझे लगता है कि वह स्वयं को गिराने वाली भी एक चीज होती है। वो ठीक है, उन्होंने, उनकी भी मजबूरी है ना, पार्टी कांग्रेस की भी मजबूरी है। जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि वास्तविकता में उनके पास ग्रास रूट का इस कद्दार का जो है सीजन्ड पॉलिटिशियन, दादा के बाद कोई नहीं बचता है। प्रणब मुखर्जी खुद चले गए हैं, और प्रणब मुखर्जी इसलिए नहीं चले गए कि उनको जाने दिया गया, कहीं ना कहीं जो युवराज है उनका मार्ग प्रशस्त हो जाए, इसलिए एक बुजुर्ग, एक सीजन लीडर को पहले से हटा दो, नहीं तो लोग कहेंगे देखो वो वहां बैठा हुआ है और पितामह बैठे हुए हैं और आप युवराज को लीडर बनाए दे रहे हो। तो जमीन साफ करने के लिए वहां पर दिया गया, और मुझे लगता है कि इस वजह से इस पूरी की पूरी जो विचार शून्यता, जिसको मैं आइडियोलॉजी कहूं, कहीं भी आइडियोलॉजी किसी पार्टी में आज नहीं दिखाई दे रही, और इसलिए लोग व्यक्तिवाद पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, विचारधारा पर। तो उसमें फिर सुशील कुमार शिंदे की आप इसको, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, उनके पास कोई नहीं है। लेकिन हम गृह मंत्री बनेंगे, किसको धन्यवाद देंगे? वो राष्ट्र के संविधान को, या राष्ट्र के संविधान निर्माता को, या समाज को, या उस व्यवस्था को धन्यवाद दे नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था में इस तरह की खामियां आ चुकी है। तो इस देश में वैसे भी कांग्रेस जिस ढंग से प्रचार करती है कि किसी का कोई योगदान तो है नहीं देश के निर्माण में, नेहरू परिवार के अलावा न गांधी जी के परिवार का है, न वल्लभ भाई पटेल के परिवार का है, न मदन मोहन मालवीय के, न राजेंद्र प्रसाद, किसी का कुछ होता ही नहीं। अगर उनके समय का भी ले लीजिए तो उसमें तो यही हालत है इनका। देखिए, जब राजनीति विचारधारा से बिल्कुल परे हो जाती है तो आपके पास कोई आदर्श और लक्ष्य होता ही नहीं है। फिर उसमें क्या है कि एक बड़ा नेतृत्व के इर्द गिर्द जो है लोग इकट्ठे होते हैं, और ये भी अपने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठे करते हैं। ये एक सिलसिला बन जाता है कि एक सेंट्रल लीडर के इर्द गिर्द होता है। आपकी राजनीतिक व्यवस्था में आज चाहे वो शिंदे हो,
चाहे कोई अन्य नेता हो, उनकी ये मजबूरी है। और उन्हीं के हाथ में देश का शासन यादव नहीं समेत कई नेता जो जनता से बीच से आके बड़े नेता थे, जनमानस का उन्हें भारी समर्थन था, उन्हें भी आके वो हर बात के लिए पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो सोनिया गांधी को धन्यवाद देते हैं, मुलायम सिंह जी जब बोलते हैं तो सोनिया गांधी को धन्यवाद देते हैं। ऐसा लगता है कि यूपीए में और सत्ता में रहना अगर है तो ये कुनवा जोड़ना जरूरी है। देखिए, यही एक प्रजातंत्र की खूबी थी कि कुछ लोग ग्रास रूट से उठ करके शीर्ष तक पहुंच सकते थे। ये वास्तविकता में प्रजातंत्र की देन है, मैडम गांधी की देन नहीं है। ये बात सुशील कुमार शिंदे को समझना चाहिए कि प्रजातंत्र में ही राजा रंक बन सकता है, क्योंकि वोट सबके समान है। दूसरी बात है कि क्या दलित होना उनकी न्यूनतम आहारता थी, इसलिए उनको बना दिया गया, कि क्या सक्षमता भी है उनमें? यह बात एक बहुत बड़ा प्रश्न। लेकिन उन्होंने जो दो बातें कही, दलित होना और मैडम गांधी का हाँ, तो उनकी कहीं योग्यता और क्षमता और उनका इतने समय का राजनीति में अनुभव कोई मायने नहीं रखता, केवल उनकी अस्मिता और अनुकंपा के आधार पर ही बन गए। तो वही समय मायने है ही नहीं। मुझे बड़ी तरस आती है। आपको जो है सभी पार्टियों में जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसकी आपके प्रति निष्ठा अगर है तो आप में सारी योग्यता है, उसके प्रति आपकी निष्ठा नहीं है तो आप सबसे अयोग्य हैं। ये तो एकदम बना हुआ है। और केवल ये एक ही का नहीं है, नीचे होते हैं वो भी अपने इर्द गिर्द लोगों को खड़ा करते हैं, स्टेट में कुछ तरफ बनाओ। ये पूरी राजनीति हमारी जो है इस समय एक स्वयंभू जो है नेताओं और उनके चमचाओं के हाथ में है, और इससे देश की मुक्ति के लिए उससे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था। नहीं तो ये जिस प्रकार से आज देश में हो रहा है, अब सब क्लर्क टाइप के, मैंने एक कंपनी होती है ना तो उसमें जैसे कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारी भी अपने नीचे को अंदर को बनाता है अपना एक ग्रुप। उस हालत में इस समय हमारा देश आ गया है। लेकिन अवधेश जी, मैं यहां पर आपसे बस मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, समाज में अभिजात वर्ग जो इलीट होता है उसकी अपनी जरूर सीमाएं होती हैं, लेकिन वो लक्ष्य भी निर्धारित करता है। और जो दो पार्टियां जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं, जिस कल्चर का निर्माण वो करेंगी वह ही दूसरे द्वारा अनुमोदित या पारित किया जाएगा या उनका अनुसरण किया जाएगा। इसलिए मैं दोषी ठहराऊंगा दो राष्ट्रीय पार्टियों की, जिनके अंदर विचार शून्यता, जिनके अंदर लीडरशिप, जो लोकल लीडरशिप है, उनको जानबूझकर एन केन प्रकारेण उनका मर्डर करना, ये बातें दिखाई। विचार शून्यता जब हो जाएगी ना तो लीडर पैदा हो ही नहीं सकता है। नेतृत्व तो पैदा ही उसी से होता है कि विचार के लिए हमारा एक आदर्श है, हम देश को ऐसा देखना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को नेता बनाना चाहते हैं। तो मैं तो हो ही नहीं सकता है। फिर तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या इस देश की जो जनता है, जो वोटर हैं, जो मतदाता है, उन्हें अब विचारों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। वो जो भी लोग आएंगे इस तरह के, उनको विचार नहीं पूछेंगे, वो उनका कोई काम नहीं पूछेंगे, वो देखेंगे कि किस कुनबे में ज्यादा दम है, जो ज्यादा वोट बटोर सकता है, सीट बटोर सकता है, उसके साथ जाएंगे हम। देखिए, जहां तक मैं इस समाज को रीड कर पा रहा हूं, और समाज के अंदर ही राजनीति आती है, एक बहुत फास्ट कल्चर आ गया है सोसाइटी के अंदर। 2 मिनट के अंदर एजेंडे बदलते हैं, 2 मिनट के अंदर मुद्दे बदलते हैं। कोई समसामयिक मुद्दा आता है, उस पर लोग भाग जाते हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है, और वो है भ्रष्टाचार का। भूख बड़ा मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हो गया है। और कौन सेट करता है? बड़ा मुद्दा नहीं, रोजगार, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, तो इसलिए मुद्दे सेट होते हैं और उनके हिसाब से लीडर पैदा हो जाते हैं और लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं। भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ऐसे आवास, ये ऐसे बुनियादी रोजगार, ये ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिनसे कि आप लोगों से काम के बारे में पूछ सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन, भ्रष्टाचार एक जड़ है, बहुत सारे जो बुराइयां हैं उसके जड़ में है भ्रष्टाचार। नहीं, बिना परिभाषा के भ्रष्टाचार क्या है ये कोई नहीं बता रहा है। बड़ी संकुचित परिभाषा कि सरकार में 10 रुपए लेने वाला भ्रष्टाचारी और 2 करोड़ लेने वाला, 2 लाख लेने वाला वही भ्रष्टाचारी। मंदिरों के अंदर जो अकूत संपत्ति भरी है वो भ्रष्टाचार नहीं लेना देना। जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो अकूत संपत्ति के लोग आज मीडिया ओन करे चले जा रहे हैं, जो करोड़ रुपया स्विस बैंक में रखे हैं, वो भ्रष्टाचार की दृष्टि में नहीं आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि आप जब समग्रता से किसी चीज को लाएंगे और उसको तैयारी कराएंगे समाज को,
हमारा समाज एक नव निर्माण का समय निकल रहा था 60 वर्षों में, और 60 वर्ष मुझे लगता है किसी देश की आयु के लिए बहुत चीज बड़ी नहीं होती है। उसमें हम ट्रेनिंग दे सकते थे, लेकिन हम आज भी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। आज भी हम चमत्कारिक डिस्कनेक्ट हो रहा है समाज। नहीं, आपने जो प्रश्न किया ना जनता का दोष जी, तो अंततः जिसको ये एलिट क्लास कर रहे थे, भारत का जो मध्यम वर्ग एलिट क्लास है, अगर वही पाखंडी हो गया है, उसके जीवन का आदर्श केवल किसी प्रकार से पैसा और प्रभाव हो गया है कि जीवन में सफल हम इसी से होंगे, और समूची शिक्षा प्रणाली इसको पोषित कर रही है कि भैया जीवन तुम्हारा तभी सफल है जो किसी प्रकार तुम्हारे पास धन संपत्ति आ गए, उपभोग के साधन आ गए, तुमको बेहतर नौकरी मिल गई, तुमको नाम हो गया, प्रभाव हो गया। तो उसमें वो कैसे आदर्श नेता भी पैदा नहीं होगा, उसमें वो चयन किसका करेगा जिससे उसकी तो फिर दोष कहाँ है? समाज में है या समाज में दोष है? नहीं, देखिए ये तो आसानी से बताया जा सकता है कि व्यक्ति इतिहास बनाता है कि इतिहास व्यक्ति को बनाता है। मुझे लगता है आग पहले भी थी, लेकिन आग की चिंगारी सबसे पहले व्यक्ति ने चलाई। तो मुझे हमेशा यह लगता है कि लीडर इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, उनकी जिम्मेवारी थी समाज को जागृत करने की, लीडर ले सकते थे, उसके पुनर्जागरण की। क्योंकि जन सामान्य हमारा अनपढ़। कहां पे जिम्मेदारी ये फिक्स की जा सकती है? ये जो ह्रास हो रहा है, ये जो क्षय हो रहा है, ये जो हो रहा है, इसको किसको फिक्स करना पड़ेगा? देखिए, हम समाज के अंदर 8 या 9 प्रकार के लीडरों को मान सकते हैं। राजनीतिक लीडर क्योंकि सभी में समावेश कर जाता है, इसलिए राजनीतिक लीडर सर्वोपरि हो जाता है। लेकिन राजनीति केवल एक अंग है, शिक्षा एक दूसरा अंग है, जिसके अंदर हमने बड़े बड़े राधा कृष्णन और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को भी हमने पैदा किया, जो सचमुच शिक्षा के बसीभूत हुआ करते थे। लेकिन आज एक शिक्षक बता दें जिसका अनुसरण करना चाहता हो कोई। आप तीसरे में चले जाएं तो हमारे यहाँ जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सिविल सोसाइटी के लीडर्स हैं, उनमें आप बता दें ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें लीडरशिप कहाँ दिखाई पड़ रही हो, और जो लीड कर रहे हो। तो आप अगर कलाकारों में चले जाएं तो उनमें आप बताइए किसका अनुसरण करेंगे, जिनका चरित्र और प्रहलाद साहनी जैसे लोग हुआ करते थे, जो वास्तविकता में अपने जीवन को लगा करके और कार्य कर रहे थे। अपनी उंगली लोगों ने केवल सितार बजाने के सीखने में उन्होंने खून निकाल लिया। तो हर एक क्षेत्र के अंदर एक लीडर जिसका अनुसरण कर सके, वो आज वास्तविकता में भारत में कमी दिखाई दे रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और जानेंगे मुलायम सिंह अखिलेश से नाराज क्यों है, नाराजगी के पीछे कारण क्या है, और अगर नाराज नहीं है तो खुश कम से कम क्यों नहीं है, पुत्र को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया उसके बाद भी प्रसन्न क्यों नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।